तो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो हम आज बात करते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसी समबाहु पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसी समबाहु पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसी को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसी समबाहु पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसी समबाहु पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके, मान लीजिए कोण है, इस पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसी को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसी समबाहु पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसी को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसी समबाहु पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसी को प्रिज्म कहते हैं। तो आज हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन करने वाले हैं। तो पहले वह सूत्र लिख लेते हैं। कौन सा? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा बाई टू होल डिवाइड बाई साइन a बाई टू। इसी सूत्र को हम लोग आज निगमन करने वाले हैं। तो पहले हम त्रिभुज प्रिज्म में समझ लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। पहले तीन कॉन्सेप्ट है। पहले हम त्रिभुज इसमें आएंगे। एक जो प्रिज्म के मध्य एक किरण गया है तथा अभिलंब को जो खींचे हैं उन पहले इस त्रिभुज में बात करेंगे, फिर एक चतुर्भुज मान लेंगे, हो गया। और एक बार हम लोग कह लेंगे कि प्रिज्म बहुत पतला हो। तो हम लोग सूत्र को निकालने वाले हैं, सूत्र का निगमन करने वाले हैं। तो पहले चित्रानुसार पहले हम समझ लेते हैं। किसी प्रिज्म में जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटक को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए विरल से सघन यानी ग्लास, एयर से ग्लास में जा रहा है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गया है। यही प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर आता है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए अभिलंब नॉर्मल खींचा गया है, इसी की ओर प्रकाश की किरण थोड़ा बैंड हो चुका, मतलब मुड़ चुका है इसी ओर, क्योंकि इस प्रकाश की चाल में कमी हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण ना वायु से जल में जाए तो वायु में उसकी चाल अधिक रहेगी, जल में उसकी चाल थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार वायु से जब इस ग्लास में जा रही हो किरण, प्रकाश की किरण, तो उसके चाल में कमी होने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो फिर यहाँ पे देखते हैं अब प्रिज्म से बाहर यानी सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि इधर चाल कमी है, उधर चाल प्रकाश की चाल में वृद्धि हो गई। मतलब जिस चाल से इधर गई है उस चाल से इधर बाहर आ जाएगी प्रिज्म से, तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे कोण बन रहा है। इस देखिए परिभाषा में हम लोग क्या, प्रिज्म एक ऐसे समबाहु पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसी को प्रिज्म कहते हैं। अब हम जान लेते हैं इस तल को अपवर्तक, इस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इस कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण कहते हैं या इसी को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो जब हम प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पर डाले हैं तो वह अपवर्तन, उस किरण का अपवर्तन हुआ है, तो हम पहले बात करते हैं त्रिभुज सूत्र। इस कोण को माने है R1, इस कोण को माने R2 और इसको माने डेल्टा 1 मान लेते हैं, ऐसा डेल्टा 2। अब चित्रानुसार पहले देखते हैं। चित्रानुसार त्रिभुज PEQ में, त्रिभुज PEQ में कोण R1 R2 प्लस E बराबर 180। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण E बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1 फर्स्ट तुरंत मान लीजिए। अब देखिए
ये हो गया। अब इस चतुर्भुज में आ जाइए। ए आप लोग को चतुर्भुज एक दिख रहा है, ए पी ई क्यू, एक चतुर्भुज है। ए पी ई क्यू एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण ई प्लस कोण, इस कोण को लेते हैं कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 360। समीकरण में अभी समीकरण ही नहीं इसको। तो कोण पी कोण क्यू 90 अंश है, क्योंकि जब देखिए अपवर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंब डाले हैं तो इसे 90 डिग्री में विभाजित कर देती है वह रेखा। तो P भी 90 है, क्योंकि देखिए यही कोण तो हम ले रहे हैं, ए वाला कोण, ए वाला कोण अभिलंब और इस अपवर्तक पृष्ठ के बीच के 90 अंश का है। तो कोण ए प्लस कोण ई बराबर 90 डिग्री, कोण ई बराबर नहीं मालूम है, कोण पी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण क्यू बराबर 90 डिग्री 360 अंश। कोण ए प्लस कोण ई 90 180, उधर गया -180 बचा 180। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण E बराबर कोण A प्लस कोण A प्लस कोण E कैंसिल, क्योंकि दोनों में समान है। तो कोण A बराबर कोण R1 प्लस कोण R2। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हो गया। अब इस कोण को ज्ञात करेंगे हम, इस बहिष्ठ कोण को। जो आपतित किरण है इसे आपतित किरण कहेंगे। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये निर्गत किरण। इसे आपतित किरण और निर्गत किरण, इस आपतित किरण को हम बढ़ाएं तथा इस निर्गत किरण को बढ़ाएं तो यहाँ एक विचलन कोण बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं आपतित किरण को बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के दिशाओं के बीच बना कोण हुई निर्गत कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के दिशाओं के बीच बना कोण ही विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण। तो यहाँ एक कंसेप्ट लगा है बहिष्ठ कोण। तो हम जानते हैं त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्ठ कोण सूर्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्ठ कोण है, तो यही त्रिभुज को हम यहाँ पे बनाए हैं। यह बहिष्ठ कोण है, सुदूर अंतर दो कोण के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यही डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यही हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात कर ये कैसे आएगा? कोण I1 माइनस R1 करेंगे तो डेल्टा 1, और डेल्टा 2 कैसे I2 माइनस R2 करेंगे तो डेल्टा 2 आ जाएगा। तो हम लोग अब बहिष्ठ कोण सिद्धांत लगाते हैं। बहिष्ठ कोण सिद्धांत से कोण DPQ कोण DPQ प्लस कोण DQP कोण DPQ कोण DQP कोण, इसी कोण की हम बात कर रहे हैं, इसी कोण को। तो इस कोण को कैसे लेंगे? DQP। इस कोण को और इस कोण को जोड़ करके, इस दोनों कोण को जोड़ करके इसके बराबर कर दिए हैं। हो गया। अब वैल्यू इन दोनों का रख दीजिए। हम जान रहे हैं मतलब कोण I
कोण I1 बराबर है कोण डेल्टा 1 प्लस R1। तो डेल्टा 1 को हमें ज्ञात करना है तो I1 माइनस R1 हो जाएगा। यही वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है। इसी वैल्यू को यहाँ पे ला के रख दीजिए। तो कोण I1 माइनस R1 प्लस, अब कोण Q को ज्ञात करना है। कोण Q मतलब ए या डेल्टा 2। तो I2 माइनस R, पहले हम देख रहे हैं कोण I2 बराबर है डेल्टा 2 प्लस R2। तो I2 माइनस R2 बराबर डेल्टा 2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ला के रख दीजिए। I2 माइनस R2 यहाँ हो गया। अब I वाले को एक ब्रैकेट में कर लीजिए। I1 प्लस I2 R1 माइनस R2। यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तब, यदि प्रिज्म बहुत पतला तो अपवर्तक कोण बराबर निर्गत कोण। तो अपवर्तक कोण यानी I1 बराबर I2 R1 बराबर R2। इस सभी के मान पे हम लोग एक वैल्यू रखेंगे I और R। तो इस दोनों का मान हम लोग ले आके किस में रखेंगे, यहाँ पे कोण समीकरण नंबर 3 में। तो कोण A बराबर R1 प्लस R2 है। तो R1 बराबर R2 है तो दोनों को 2R कर लें। A बराबर 2R और R बराबर A/2। एक इक्वेशन ए हो गया। और एक और हम लोग ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। इसमें ला करके I1 I2 की वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। अब मान I1 बराबर I2 के तो 2I प्लस 2R। तो 2I प्लस माइनस 2R डेल्टा। तो हम जान रहे हैं कि A बराबर है 2R के, तो 2R की जगह A रख दीजिए और ये डेल्टा। अब हमें I की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसे इधर प्लस में आ जाएगा। 2I बराबर A प्लस डेल्टा I बराबर A प्लस डेल्टा/2 हो गया। I और R की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब उस I और ज्ञात की वैल्यू हमें I और R की वैल्यू हमें पता चले। अब स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम साइन I और साइन R n बराबर साइन I बाई साइन R। साइन I बाई साइन R यही स्नेल का नियम है। तो I की वैल्यू ला के रख दीजिए और R की। n बराबर साइन I का मान क्या यहाँ पे है I की, तो A प्लस डेल्टा/2 होल डिवाइड बाई साइन R का वैल्यू यहाँ पे है, R का वैल्यू A/2। इसी सूत्र को दोस्तों हम लोग निबंध करने वाले थे। सूत्र निकल के आ चुका है। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।